आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए विद्यार्थियों, अभी पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाया था। उस वीडियो में थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करिएगा। हम लोग लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोगों को कल पढ़ाया गया, ठीक है ना। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये लेवल 1 का था, ठीक है ना। ये लेवल वन का मतलब आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया गया है कि ये बेसिक की क्लास है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा, क्या केवल इन्हीं क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हों, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए विद्यार्थी हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हों, या वो 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको टेंस और उसके साथ साथ वोकैब को पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आज के विषय पर आते हैं। देखिए हम लोग आप लोग एक बार इसे जरा देखिए। तो देखिए आप लोगों के लिए मैं आज प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करवाऊंगा, और ये प्रैक्टिस आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए मेरे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि सबसे पहले कि जो हम लोग किसी भी चीज को अध्ययन कर लेते हैं, किसी चीज को स्टडी कर लेते हैं, वो पर्याप्त नहीं होती। ये देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़े हुए क्वेश्चन किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ये आप लोगों को देखिए। अभी आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये देखिए कैसे भी हम लोगों के क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़े हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आते हैं, चाहे वो सीजीएल में हो, चाहे वो बैंक में हो, या टीचिंग के एग्जाम में हो, टेट में हो, सुपर टेट में, टीजीटी, पीजीटी, हर जगह इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं, ठीक है ना। ये देखिए मैं आप लोगों के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग अपने विषय पर आते हैं। आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िए, आराम से। देखिए अब हम लोग, जैसे मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बताया है कि आप सभी लोग इस जो मेरी क्लास को है वो बहुत ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए बहुत से विद्यार्थी इस चीज में विश्वास नहीं करते हैं कि नहीं से मैं पुरानी पद्धति पे नहीं पढ़ूंगा। आपको पुरानी पद्धति और कोई नई पद्धति नहीं होती है। आप इस चीज को देखिए कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, जिस पद्धति पे, जिस सिस्टम पे मैं पढ़ा रहा हूं, वो किस तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक नजर हम लोग उस पर डाल लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है हमारा, हम लोग इसको अपने दिमाग में सेट करके रखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है ता है, ती है, ते हैं, ठीक है ना। हम लोग अपने दिमाग में इसे बसा के रखेंगे, ता है, ती है और ते हैं बसा के रखेंगे। अब ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? ता है, ती है, ते हैं, और साथ में इतना जान लेंगे यस या ईएस, डू या डज। देखिए इस तरह से अगर आप इसको थोड़ा सा भी दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको रट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब ता है, ती है, ते हैं, यस या ईएस, डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते हैं, यस या ईएस, डू या डज, ठीक है ना। अगर ये चीज आपको पता रहेगी तो ये आपको कहां कहां मदद करेगी। देखिए सबसे पहली बात तो हम लोग जो हिंदी भाषी हैं, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हैं। जब हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया आती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी, तो वो हमारे दिमाग में आइडिया ता है, ती है, ते है से आती। जैसे मान लो हम लोगों को इंग्लिश बोलना है, जैसे मैं कहता हूं कि वह दिल्ली में रहता है, ता है, तो इसकी अंग्रेजी इसी सिस्टम पे बोली जाएगी। मैंने कहा कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करता हूं, ताहू आ गया, वे लोग मुझे जानते हैं, इसका मतलब ये भी इसी पे होगा। हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ते हैं आया, इसी पे बात होगा। हम लोग दिल्ली जाते हैं,
ठीक है, इसी पे होगा। तुम वहां क्या करते हो, फिर ते आया, इसी पे करना है। तो मतलब जो ता है ती है ते आएगा, ते बात पक्की हो जाएगी कि उसका अनुवाद यस या ईएस से होगा। अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव का है वो, तो डू नॉट, डज नॉट इसकी सहायता से होगा। ये बात हम लोग थोड़ा मोटे तौर पे ये भी जान लेते हैं कि अगर आई वी दे यू हो तो हम लोग उसमें एस और यस नहीं लगाते हैं, जैसे कि नियम को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। एक तो ये हो गया कि इस सिस्टम पे पढ़ने से फायदा है कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। हमारे लिए इंग्लिश बोलना, इंग्लिश समझना बहुत भी आसान होगा। और जब कहीं भी अगर एस और यस में लिखा होगा, डू डस से लिखा होगा, तो हम लोग ये समझ भी लेंगे कि उसका अर्थ क्या है। क्योंकि जब हम लोग आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को हल करेंगे तो उस पैसेज को समझना हमारे लिए एक चैलेंजिंग होता है, हमारे लिए कठिन होता है। लेकिन हम लोग शुरुआत से ही जिस पद्धति पे पढ़ रहे हैं, जिस पैटर्न पे पढ़ रहे हैं, वो पैटर्न हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा इसका लाभ ये है कि जब आप एक्टिव पैसिव करते हो, ठीक है ना, एक्टिव से आप पैसिव करते हो, तो आपने पढ़ा भी होगा एक्टिव और पैसिव को। तो एक्टिव से जब पैसिव करना होता है तो हमें टेंस को पहचानना होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई टेंस है, उसे हमें पैसिव बनाना है, या किसी टेंस में है उसे हमें पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले हमें टेंस को पहचानना तो पड़ेगा। जैसे कोई टेंस है, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसका पैसिव फंक्शन कैसा होगा, तब हम उसी में ही तो उसको पैसिव बनाते हैं। तो अगर कोई यस या ईएस, डू या डस से लिखा होगा तो आपको तुरंत पहचान में आ जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और इसका पैसिव हम लोग इज, एम, आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाएंगे, ठीक है ना। वो तो बात की बात है, लेकिन ये बात तो आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ये हम लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। जब आपको ये बात पता होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है, एस या एस, डू या डज, तो सबसे पहली बात तो हम आपको इंग्लिश जो एज अ सेकेंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसमें मदद मिलेगी, स्पीकिंग में मदद मिलेगी, अंग्रेजी जानने में मदद मिलेगी, समझने में मदद मिलेगी, लिखने में मदद मिलेगी, एवरीथिंग विल बी ओके, राइट। दूसरी चीज एक्टिव से पैसिव करना। फिर मैंने कहा कि डायरेक्ट से जब हम लोगों को इनडायरेक्ट करना होता है तब भी हम लोगों को ये चीजें काम आती हैं कि हम लोग जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है उसमें भी हमें टेंस का काम लगता है। अगर हम वहां पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान ही नहीं पाते हैं तब हम लोगों के लिए समस्या पैदा हो जाती है। अब बात एक उठती है कि हम उसे जुगाड़ से पहचानना सीख लें, तो जुगाड़ वाला काम यहाँ पे कम चलेगा, है ना। तो क्योंकि हम लोग उसको एक बड़े पर्पज के लिए काम करना चाहते हैं। तो देखिए, एक तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में, एक्टिव से पैसिव, और तीसरी चीज है प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आप लोगों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके जो भी एग्जाम है वहां पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने अभी प्रश्न को सेट करके रखा है, अभी वीडियो के लास्ट में मैं उन्हें कराऊंगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आराम से देखिए, सुनिए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है ना। हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए, मैंने आपकी आज का सब्जेक्ट है प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप लोग देखिए, जैसे थोड़ा सा हम लोग इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। अभ्यास करने में विद्यार्थी लोग, आप लोग इस बात को ध्यान से सुन लो कि आप लोगों को अभ्यास में ही सारी ताकत है। योर रियल पावर लाइज इन प्रैक्टिस, ठीक है ना। आपकी जो असली ताकत है वो प्रैक्टिस में है। अगर आप प्रैक्टिस कम करते हो तो आप कितनी भी चीजें सीख लो, सीखना तो बहुत आसान है भाई, सब कुछ सीखना बहुत आसान है। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी कार चलाना सीखना हो तो आप 1 घंटे में भी कार चलाना सीख सकते हो। लेकिन ये कहो कि नहीं मुझे कार चलाने में मास्टरी हो जाए, मैं एक परफेक्ट ड्राइवर हो जाऊं, तो आपको उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, चलो एक बार आप लोग कर ले, फिर आगे मैं बताता हूं। देखो, तुम मुझे जानते हो तो क्या लिखा हुआ है, यू नो मी, इसी सिस्टम पे तो है। ये देखो, आप आराम से प्रैक्टिस करिए, मैं आपको एकदम बच्चा समझ के पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। और उसके बाद ये देखिए आपका सिस्टम हो गया। तुम मुझे नहीं जानते हो, इसी का निगेटिव है, देखिए निगेटिव वाले सेंटेंस पे आप कर लो। ये देखो जी, ये सब्जेक्ट हो गया यू, ये देखिए आ गया आपका, ये आ गया, देखिए इसको आप आराम से पढ़िएगा, यू डू नॉट नो मी। ठीक, इसी का जब इंट्रोगेटिव हो गया, विदाउट क्वेश्चन वर्ड हो गया,
तो क्या तुम मुझे जानते हो, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हुई तो डू डज पहले आ गया, तो डू हो गया डू यू नो मी, हो गया ना जी। देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग। विद्यार्थी लोग शोर मचाते हैं, स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज पे आप लोगों को ध्यान देना है। मेक अ, जब कभी भी इसको एरर में पूछा गया है तो इस आर्टिकल को हटा दिया गया है। आप समझिए कि पूरा शब्द होता है, ये इडियम मेक अ नॉइज होता है, मेक नॉइज नहीं होता है, ठीक है ना। विद्यार्थी लोग शोर नहीं मचाते हैं, ये निगेटिव है। ये देखो जी, स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज। ये सब सारी चीजें हम आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, ठीक। विद्यार्थी लोग शोर क्यों मचाते हैं, तो वाई डू स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज, ठीक। कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग देखिए कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू अपीयर इन दिस एग्जाम, ठीक। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जब हाउ मेनी या हाउ मच हो तब हम उससे संबंधित संज्ञा उनके साथ रखते हैं। देखिए हाउ मेनी के बाद डू या डज नहीं है, हाउ मेनी से संबंधित संज्ञा जो नाउन है वो स्टूडेंट्स है उसके साथ ही रहेगी, नहीं तो आप ऐसा कभी नहीं लिख सकते कि हाउ मेनी डू स्टूडेंट्स अपीयर इन दिस एग्जाम। एक लड़की टोकरी बेचती है, अगर सेल्स द बास्केट, ठीक। आप लोग आगे चलते हैं हम लोग। वह अखबार पढ़ता है, ही रीड्स न्यूज़पेपर, ठीक। देखिए मैं बार बार इसी चीज को समझाने की कोशिश में लगा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लो जी, प्रैक्टिस बिना किए हम लोगों का काम नहीं बनता है। ओके चलिए देखते हैं, वह अखबार पढ़ता है तो ही रीड्स न्यूज़पेपर। हम लोग परीक्षा की तैयारी दिल्ली में करते हैं, फिर यही चीज हम समझा रहे हैं आपको। देखिए ये आ गया, ये देखो आई वी दे यू के साथ यस या ईएस नहीं लगता है। वी प्रिपेयर फॉर एग्जाम इन दिल्ली, ठीक है ना। ओके आगे में हम लोग देखते हैं, आप परीक्षा की तैयारी दिल्ली में क्यों करते हैं। देखिए ये वाला सिस्टम है ये, ठीक। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो गया वाई, फिर क्या हो गया, ये देखो जी डू हो गया, फिर आगे जी देखो क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, फिर देखो जी अब इंटेरोगेटिव निगेटिव में हमेशा नाट को कर्ता के बाद लाते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसा कि जानते हैं आप लोग कि हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में हम लोग लिखते हैं कि व्हाई डू यू नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जाम इन दिल्ली। आगे हम लोग लेके चलते हैं, ये देखते जाओ आप लोग। थोड़ा मैं भी बहुत टेक्निकल नहीं हूं तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, उन सारी चीजों को इग्नोर करिएगा आप लोग। ध्यान देना। ओके, दे लव देयर पेरेंट्स, वे लोग अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो दे लव देयर पेरेंट्स, तो ये हो गया जी। ये भी, तुम अपने माता पिता से प्रेम क्यों नहीं करते। अब देखिए जी ये क्यों भी है और ये नहीं भी है, अर्थात ये इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नाट को कर्ता के बाद लिखा जाता है, ठीक। देखो एग्जाम्पल है आपके सामने है, वाई डू यू नॉट लव योर पेरेंट्स, ठीक है ना। ये भी आपका सही हो गया। देखिए इस चीज को मैंने बार बार इसके साथ लगा रखा है ताकि आप लोग आराम से इन सारी चीजों को समझ सकें, ठीक है ना। ये देख लो, मैंने कहा तुम अपना पैसा खर्च करते हो, तुम अपना पैसा खर्च करते हो, तुम अपना पैसा खर्च करते हो, यू स्पेंड योर मनी, ठीक है ना। ये देखो जी सब्जेक्ट आ गया, ये देखो जी स्पेंड आ गया, ये देखो जी क्लियर, ये आ गया, तुम अपना पैसा खर्च करते हो, यू स्पेंड। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यू स्पेंड है, यहाँ पे यू स्पेंड्स नहीं लिखा गया है। बार बार बताया जा रहा है कि आई हो वी हो, ध्यान दो छोटी बात है, क्योंकि ये मैं बेसिक की क्लास पढ़ा रहा हूं तो मैं छोटी छोटी बात को बार बार
डिस्कस कर रहा हूं ताकि ये चीज आपको अच्छे से याद हो जाए। एक एक सवाल से आपका करियर डिफाइन होता है, ठीक है ना जी। आई, वी, दे और यू और कोई प्लूरल नंबर का हो तब उसके साथ यस या ईएस को नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यू स्पेंड योर मनी, तुम अपना पैसा नहीं खर्च करते हो, निगेटिव है इसी चीज का, ये देखो जी निगेटिव वाला सेंटेंस है। तो यू डू नॉट स्पेंड योर मनी। अब आगे आता है क्या तुम अपना पैसा खर्च करते हो, देखो क्या से शुरू हुआ तो डू डज पहले आ जाता है, ये देखो है। आप लोग थोड़ा इत्मीनान में पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। डू, अब यार ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट हो गया यू, अब फिर हो गया डू यू। अब ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्पेंड योर मनी, ठीक है ना। समझ में आप लोगों को आ रही हर एक चीज। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है जी कि मैं हर एक शब्द की व्याख्या करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि एक बार आप समझ ही लेते हैं, स्पेंड शब्द को मैं बता देना चाहता हूं। स्पेंड माने जी होता है खर्च करना। क्या होता है जी? खर्च करना। आराम से समझिए, पेशेंस के साथ। खर्च करना जैसे कि हो गया पैसा खर्च करना। इसमें एक चीज और भी होता है स्पेंड, ये भी एक चीज आप जान लो, जिस चीज के लिए पैसा खर्च होता है वो स्पेंड ऑन होता है, ठीक है ना। जैसे अब इसके बाद स्पेंड का एक अर्थ और भी होता है, ये होता है समय बिताना भी होता है। अब समय बिताना भी होता है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं समय गुजारना भी होता है। बिताना, गुजारना, और शुद्ध हिंदी में इसको और बोले तो व्यतीत करना। अब आप कहोगे सर अगर हम इसको जानते हैं तो इससे हमें क्या फायदा? फायदा क्यों नहीं है जी? जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो यही शब्द तो आपको फंसा देता है। जैसे आप कहते हो कि मैंने दिल्ली में 3 साल बिताया, 3 साल गुजारा, 3 साल व्यतीत किया, तो आई स्पेंड माई 3 ईयर इन दिल्ली। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और स्पेंड का मतलब पैसा भी खर्च करना होता है, ठीक है ना। आप लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आगे हम लोग कहते हैं कि अब क्या होता है, स्पेंड खर्च करना हो गया, ठीक है ना। अब एक खर्च क्या होता है? अब देखिए खर्च को मैं बता रहा हूं, अब आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। खर्च का मतलब हो गया एक्सपेंस, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हो पॉकेट एक्सपेंस, ठीक है ना। मेरा डोमेस्टिक एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, एजुकेशनल एक्सपेंस, ये सब होता है। बहुत अच्छे से मैं आपको बताता रहूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दो। अब एक चीज और होता है जी, जैसे भी आपका एक शब्द आ गया खर्चीला। अब खर्चीला क्या होता है जी? खर्चीला का मतलब जिसमें ज्यादा पैसा लगे तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंसिव। क्या कहते हैं जी? एक्सपेंसिव। जैसे तुम हमसे कहो कि सर आप इन्वर्टर की जगह जनरेटर को क्यों नहीं यूज करते, तो मैंने कहा देखो जी जनरेटर की जगह अगर इन्वर्टर की जगह हम लोग जनरेटर को यूज करेंगे तो जनरेटर को यूज करना ज्यादा एक्सपेंसिव है, यानी ज्यादा खर्चीला है, अर्थात ज्यादा महंगा है। अब आपको मैं कॉस्टली में और एक्सपेंसिव में अंतर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी यहां नहीं, ठीक है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस पे, हम लोग इसको थोड़ा ध्यान देते चलेंगे। जब कोई शब्द आएगा आगे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए थोड़े कुछ सेंटेंस हम लोगों के पास और हैं, ये देखिए, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, ये भी इंटेरोगेटिव निगेटिव है। व्हाई डू यू नॉट गो देयर? दे हेल्प ऑल, वे लोग सभी लोगों की मदद करते हैं। समझिएगा। आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान में पढ़ो, है ना। बिल्कुल धैर्य के साथ पढ़िए। आपकी समस्या का 100% सलूशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। कभी भी प्रैक्टिस से जी नहीं चुराते। कोई चीज छोटी, कोई चीज बड़ी नहीं होती। मैं चाहूं तो इसको बहुत ही एडवांस फॉर्म में पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं इस चीज को यहाँ जरूरी नहीं समझ रहा हूं, ठीक है ना। आप इसको छोटे स्तर पे पहले एकदम आराम से समझ लो। एक चीज अपने दिमाग में बसा लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब एस या ईएस, डू या डज। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, बस इतनी बात तुम जान के रखो, एस या ईएस, डू या डज, ठीक है ना। ये बात तो कॉमन है कि आई, वी, दे, यू होगा तो एस और यस नहीं होगा। अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान भी लेंगे, एक्टिव पैसिव में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचान लेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय भी पहचान लेंगे। फिर दूसरी चीज, जब आपसे कभी भी टेंस को आइडेंटिफाई कराया जाएगा, है ना, अभी मेरे पास नीचे क्वेश्चन है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे वो आते हैं। थोड़ा सा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा बस केवल, ओके, ध्यान दीजिएगा।
तो मैंने कहा वे लोग सभी लोगों को जानते हैं। अब मैं ऑल को पढ़ा देना चाहता हूं। देखिए जी, बहुत ध्यान से देखो, ऑल को मैं पढ़ा रहा हूं। ऑल का मतलब होता है, ये देखो जी मैं लिख रहा हूं, मैं आपको हर एक चीज बाइलिंगुअल वे में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। एक जैसे भाषा विज्ञानी की तरह पढ़ाया जाता है, एक एक शब्द को हिंदी से अंग्रेजी से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ध्यान दीजिएगा, सब होता है और फिर होता है सभी होता है, फिर सारा होता है, फिर क्या होती है सारी होती है, फिर क्या होता है पूरा होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं पूरी होती है, और फिर हम लोग कहते हैं पूरे होता है। अब आप जरा पढ़ लो, जैसे लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स, तो सभी विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी, पूरे विद्यार्थी, तो कहा जाता है नहीं। अब लिखा हुआ है ऑल द लाइफ। ऑल द लाइफ का मतलब क्या हुआ? सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी, ठीक है ना। अब इसका मतलब हो गया, कहीं लिखा हुआ है ऑल डे। अब ऑल डे लिखा हुआ है तो क्या मतलब हुआ जी? ऑल डे का पढ़ लो। ऑल डे का मतलब हुआ सारे दिन, पूरे दिन, ठीक है ना। ऑल नाइट, अब कहीं लिखा हुआ है ऑल नाइट तो क्या मतलब समझोगे जी? ऑल नाइट का मतलब हो गया पूरी रात, और कभी कभी हम लोग कहते हैं उसी को अपनी बोलचाल की भाषा में सारी रात। तो इससे जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूं उससे मदद क्या मिलेगी आपको? मदद ये मिलेगी, जब हिंदी में कोई भी आइडिया हमारे माइंड में आएगी तो हम लोग फट से उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे, बोल लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एज द सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है ना। हम लोग मतलब थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में नहीं सीख रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा जहां अक्सर गलत हो जाता है, ठीक है ना। ऑल का मतलब ही होता है सभी लोग। बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहीं से एरर पैदा होता है, और जब आगे ये चीज क्लियर नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति आपका एरर सही नहीं करा सकता, ठीक है ना। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऑल का मतलब ही होता है सभी लोग। तब आप कहोगे सर क्या हम ऑल पीपल नहीं लिखेंगे? मैंने कहा ना जी, ऑल पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल का मतलब ही होता है सभी लोग, सारे लोग, ठीक है ना। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना हो, मैं सभी लोगों को आई नो ऑल कहेंगे, आई नो ऑल द पीपल कहने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कहेंगे आई नो ऑल द पीपल, वाक्य तुरंत ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग इस बात को ध्यान दो। तो समझ गए होगे ऑल, तो ऑल आप लोग नोट कर लें, सब, सभी, सारा, सारी, सारे, पूरा, पूरी, पूरे। जैसे कहा गया ऑल नाइट, ऑल द लाइफ, ठीक है ना, ऑल द ईयर, है ना। ओके, व्हाट डू यू डू ऑल द डे? तुम पूरे दिन क्या करते हो? अब पूरे दिन को हमने क्या कहा? ऑल द डे कहा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे। फिलहाल ये सब बातें हम करेंगे आगे, आप लोग लेकिन जो भी आपको बताते जाएं वो सब सुनते समझते चले जाओ। अब आप लोग समझ रहे होंगे, इस बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पे वे लोग सभी लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं, तो व्हाई डू दे नॉट हेल्प ऑल। अब आप लोग ये चीज देख रहे होंगे, आप लोग ये चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखिए जी ऑल लिखा है, और इसी का मतलब ही हो रहा है सभी लोग, ठीक है ना। यहाँ पीपल नहीं लिखा गया, तब भी हो गया। तो सब बहुत गौर करते हुए आप चलिए। राहुल हमेशा अपनी बहन से लड़ता है, राहुल ऑलवेज फाइट्स विद हिज सिस्टर, ठीक है ना। ओके, अब देखिए मैं तो चाह रहा हूं कि सिस्टर को बताता चलूं और भी सारी चीज आपको, ठीक है ना। कभी एक टॉपिक का डाइग्रेशन नहीं होता है जी, ये हम लोग अपने पर्पज को फॉलो कर रहे हैं, अपने पर्पज को चेज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ पे बहन आया है तो मैं बहन से जुड़ा हुआ सारा वो कैब आपको बता दूंगा, लेकिन अभी शुरुआत में नहीं। जैसे क्लियर, ठीक है ना, आगे मैं बताऊंगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आप सभी प्रश्नों को 10 मिनट में कैसे हल करते हो? हाउ डू यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन विद इन 10 मिनट, ठीक है ना। अब एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहता हूं, बड़ा ध्यान से गौर करो जी। इसी चीज को हम लोग मिनट भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, और इसी चीज को हम लोग माइन्यूट भी पढ़ते हैं। स्पेलिंग सेम है, बड़े एकदम लोअर स्तर पर मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। आगे चल के लेवल 2 लेवल 3 में हम लोग पूरी तरह से एक एक बात को बहुत ही अपडेट करके पढ़ेंगे, ठीक है ना।
माइन्यूट होता है। इस माइन्यूट का मतलब क्या होता है जी, बारीक होता है। जैसे कल के आप देखिए मैं बोल रहा था माइन्यूट डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंस होता है मतलब बारीक अंतर होता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म अंतर होता है। अब आप कहो सर आप तो इंग्लिश से हिंदी बताते हो, अंग्रेजी नहीं बताते। मैंने कहा अंग्रेजी भी बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी चीजें हमारी क्लास, हमारी वीडियो किसी भी विद्यार्थी के लिए बोरिंग ना होने पाए, वो सबको समझ में आना चाहिए, सबके लिए वो इंटेलिजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को मैं ध्यान में रख के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं सटल। अब एक पॉइंट में बताते जा रहा हूं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है जी, सटल है, ठीक है ना। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब इस बात को समझने में क्या हर्ज है, जैसे हम लोगों को यहाँ मिल ही गया है शब्द तो जान गए, मिनट होती है जी, मिनट का मतलब होता है पीरियड ऑफ 60 सेकंड, जानते ही होंगे। और ये इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, माइन्यूट तो बारीक होता है, सूक्ष्म होता है, इसका हम लोग कहते हैं सटल। जैसे मैंने कहा सटल डिफरेंस, या हम लोग इसी को कहते हैं माइन्यूट डिफरेंस, ठीक है ना सर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब जो मैं आपसे कह रहा था आप लोग, ठीक है ना। अब हम लोग आगे अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर, देखिए अब यहां पे बहुत ध्यान देकर हम लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए मेरे विद्यार्थियों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट ता हैं, ती हैं, ते हैं, एस या ईएस, डू या डज, ये बात याद रखना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है। इसी तरह से मैं जब आपके सारे टेंस खत्म कर दूंगा तो सारे मतलब टेंस की मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे मैंने कमिटमेंट किया है कि लगभग 3000 सेंटेंस को आप लोगों को कराया जाएगा, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना, योर प्रैक्टिस विल मेक यू सक्सेसफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखो। देखिए जैसे मैंने कहा अब एक प्रश्न आया है, ये टेंस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये इस तरह के प्रश्न बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही उठाए गए प्रश्न हैं, है ना। ये सब अपीयर्ड क्वेश्चन है, क्लियर। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कौन सा टेंस है, इस टेंस को पहचानो आप लोग, ये कौन सा टेंस है जी। इतना इजी क्वेश्चन है, क्या बताएं हम, ठीक है ना, कि आपको टेंस पहचानना है। तो जो हमने बता रखा है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो यस होगा या ईएस लगा होगा, आई वी डी यू होगा तो यस या ईएस नहीं लगा होगा, या तो डू या डज लगा होगा, ठीक है ना। अब आप देख लो कि कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है क्या, ना जी पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। मैं बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है जब पढ़ा दूंगा। तो फ्यूचर परफेक्ट भी नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है। ये देख लो डू डज मिल गया, डू डज मिल जाए या यस मिल गया तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इतना सरल क्वेश्चन होता है, लेकिन ये सब आप लोग अपने दिमाग में एकदम से सेट करते चलो, ठीक है ना। एस या ईएस, डू या डज। बहुत लोग ये कहते हैं कि नहीं जी इस तरह से हमें नहीं याद करना है, ये तो ओल्ड सिस्टम है, ये तो मतलब ओल्ड फैशन पैटर्न है। तो ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसको इसी तरह से करिए, इससे आपको एक्टिव पैसिव में हल करने में मदद, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हल करने में मदद मिलेगी, आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी मदद मिल सकती है। आगे मैं आपको हर एक सिस्टम को सही से बताऊंगा, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो तुरंत पहचान में आ गया, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डज, यस या यस, पहचान में आ गया। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, फिर से हम लोग आगे ध्यान दो, दूसरे क्वेश्चन को देखिए, फिर दूसरे प्रश्न में हम लोग देखते हैं। देखिए आप लोग आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। फिर वही क्वेश्चन कह रहा है कि माई मदर नेवर हेल्प्स मी। अब देखिए ये आपको पहचानना है ये कौन सा टेंस है। अभी तो मान लो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हल कर रहे हैं, जब हम लोग सारे टेंस पढ़ लेंगे तो मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोगों के सामने आते हैं, तब वो हमारे लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन यदि हमारे पास डीप स्टडी होती है और हमारे पास प्रैक्टिस अच्छे से होती है तो कोई क्वेश्चन हम लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, कोई चीज हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं होती है।
देखिए आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, ये सारे प्रश्न हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर्ड क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है ना। ओके, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। माय मदर नेवर हेल्प्स, ये देखो जी यस या यस मिल गया, तुरंत मैंने कहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट है। आप लोग ये भी जान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट, इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, फटाफट ध्यान देते चले जाओ। मैं इस प्रश्न को लेकर इसलिए आप लोगों के बीच में आया ताकि आप लोग ये समझ सकें कि जो कल मैंने आपको ये बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एस या ईएस, डू या डज, अगर आप लोग ये रटे रहोगे तो निश्चित ही है आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग, जब मैं कभी सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को बोलते हैं, कैसे हम लोग फटाफट सारे वाक्य को ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोग एक्टिव पैसिव जब करेंगे वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे वहां भी जरूरत पड़ेगी, ट्रांसफॉर्मेशन में भी जरूरत पड़ेगी। बहुत सी ऐसी जगह है ग्रामेटिकल रूल जहां पे हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है, हमें टेंस को पहचानना पड़ता है यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो, राइट। ध्यान दीजिएगा, चूज द, ठीक है जी, देखिए चूज द करेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कह रहा है कि देखिए इस वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ध्यान दो जी, है ये, आप कहोगे या जी है, सी प्ले क्रिकेट। सी प्ले क्रिकेट कैसे होगा जी, ध्यान करो उस रूल को, यही बात तो मैंने कहा रूल को याद करना पड़ता है। जब ही, सी, इट और एक वचन करता हो तब हम लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना पड़ता है। देखिए यहां सी है, एस या ईएस लगा है, एस या एस नहीं लगा है तो ये गलत है। कोशिश जरूर की गई प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखने की लेकिन सही नहीं है। फिर देखिए जी, दे डू नॉट प्लेज क्रिकेट। अब एक चीज और आप ध्यान दो, जब डू नॉट या डज नॉट आ जाता है या डू या डज आ जाता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं रहता है जी, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि डू लगा है तो यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, तीसरे में वाई डू यू नॉट टीचेज इंग्लिश, वही चीज यहां भी हो रही है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है लेकिन ये देखो जी ये गलत है यहाँ पे ना, क्योंकि जब डू या डज लग जाता है तो यस या यस नहीं लगता। अब अगर हम लोग जुगाड़ से किसी चीज को याद कर लेंगे कि नहीं ऐसे जुगाड़ बना लेंगे तो हम लोगों का उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि ये इफेक्टिव हो सकता है। बस इतनी बात याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यस या यस, डू या डज, ठीक है ना। और बाकी वो रूल मैंने कल आपको बता दिया, उसको थोड़ा सा आप अच्छे से मगअप कर लें, कोई दिक्कत नहीं होती है। बड़ी बुनियादी चीज, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। अगर आप ध्यान दो, सी सेल्स बुक्स ऑन क्रेडिट, वह अपनी किताब को उधार बेचती है, तो ये हो गया जी, देखो ये सही है एकदम, ठीक है ना। ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट आप समझ रहे हो जी, इसका मतलब होता है उधार। क्या होता है जी, उधार, ठीक है ना। कोई चीज आप क्रेडिट पे ले लेते हैं, मैं बताऊंगा। अब एक बात जरा मैं बता ही दूं, अगर उधार लेना हो, सुनिए जी, उधार लेना हो और पैसा उधार आप ले रहे हैं, आप पैसा उधार लेते हैं तो आप क्या करते हैं, बारो करते हैं। आराम से इसे नोट कर लेना जी। और यही उधार लेना, जैसे तुम कहो कि सर आप कोई भी चीज उधार ले लो, आप मेरे यहाँ से कपड़े उधार ले लो, पैसा आप अगले महीने दे देना, तो मैं कहूँगा कि मैं उधार नहीं लेता हूँ, अर्थात मैं उधार नहीं खरीदता हूँ, तो आई डू नॉट बाई ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। मैंने दुकानदार से कहा भैया हमें ये सामान दे दो, हम पैसा आपका 10 दिन बाद देंगे, तो दुकानदार कहता है भैया आई डू नॉट सेल ऑन क्रेडिट, मैं क्रेडिट पे नहीं बेचता हूं, यानी मैं कोई चीज उधार नहीं बेचता हूं। तो यही होता है उधार लेने का मतलब हो गया, आप इस बात को समझिएगा। यही चीजें अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी समझना को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। जैसे उधार लेना, आपने अपने दोस्त से कहा कि हमें 500 रुपया उधार दे दो भैया, हम कल दे देंगे आपको, तो आप पैसा क्या कर रहे हो, बारो। लेकिन दुकानदार से कहते हो हमें सामान दे दो, हम पैसा अगले महीने देंगे, तब आप उस सामान को उधार ले रहे हो, अर्थात उधार खरीद रहे हो, अर्थात यू आर गोइंग टू बाई द थिंग्स ऑन क्रेडिट, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, ये हो गया बाई ऑन क्रेडिट।
समझ जाओ, एक एक बात को समझना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब आप हमें कहोगे कि नहीं सर, क्रेडिट का एक अर्थ तो और होता है, ऑन क्रेडिट दूसरी चीज है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं शब्द के आप धनी बनिए जी, अगर अंग्रेजी में कमाल करना चाहते हो तो, ठीक है ना। क्रेडिट का मतलब ही होता है, मैं हिंदी में बता रहा हूं, मैं इसको अभी 3-4 अंग्रेजी में भी बता सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन आगे मैं बताऊंगा। अभी आपका ये बुनियादी है, सारी चीजें आप अच्छे से समझ जाओ। मैंने जैसे कि पहले भी क्लियर कर रखा है, मैं आपको एकदम बच्चा समझ के पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग हर चीज को अच्छे से समझ जाएं। श्रेय भी होता है और यश भी होता है। जैसे हमारा कोई बच्चा मान लो कोई भी चीज में सीजीएल में सिलेक्ट हो गया, हमारा कोई बच्चा बैंक में हो गया, हमारा कोई बच्चा टीचर बन गया, है ना, बच्चा बोले तो स्टूडेंट, ठीक है ना जी, समझ लीजिएगा। तो मैंने कहा कि मैंने पढ़ाया, मैंने ऐसा कर दिया, नहीं जी, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता हूं। ऑल द क्रेडिट गोज टू द स्टूडेंट, सारा श्रेय उस विद्यार्थी को जाता है, क्योंकि टीचर ने तो सभी को पढ़ाया लेकिन सारे विद्यार्थी नहीं कामयाब हुए, इसलिए टीचर को भी श्रेय जाता है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा श्रेय उस बच्चे को जाता है जो दिन रात एक करके पेशेंस के साथ अपनी पढ़ाई को कायम रखता है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली तभी तो मैं कहता हूं कि आई डू नॉट वांट टू टेक एनी क्रेडिट, मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता आपकी सफलता का। आपकी सफलता में आपकी मेहनत का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो क्रेडिट को आज से समझ गए, और इसीलिए क्रेडिट का मतलब ही हो गया बाई ऑन क्रेडिट, उधार लेना। अब आप एक चीज क्रेडिट से और भी शब्द को जोड़ लो, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होता है, बैंक वाले देते हैं क्रेडिट कार्ड। जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो उस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप कोई भी चीज उधार भी खरीद लेते हो, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड आप समझ गए होंगे। क्रेडिट कार्ड को अगर हम आम भाषा में कहें तो उधार खरीदने वाला कार्ड, ठीक है ना। हम उससे कोई भी सामान अगर हमारे पास है तो हम उसको उधार ले सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखो जी, ये ध्यान दो जरा, इस तरह के प्रश्न अक्सर हम लोग देखते हैं टीचिंग सेक्टर में बहुत आते हैं, टीजीटी, पीजीटी और भी टेट, सुपर टेट, वहां पे इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे से पढ़ लें, जितनी मैं प्रैक्टिस कराऊं प्रैक्टिस कर लो। मैं खूब सारी प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा, सीधे उन प्रश्नों को लाऊंगा। अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने पढ़ाया ही नहीं, बहुत सारी चीजें इसमें हमें अभी इंक्लूड करनी है, ठीक है ना। अब आगे मैं बात करता रहूंगा, आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी सारी इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंचती रहे, ठीक है ना। कुछ लगेगा नहीं, देखने में क्या हर्ज है जी, देख लेना, ठीक है ना। आई, अब देखिए जी, इसको क्या हम लिख दें कि पूरा हो जाए। अगर हम यहाँ पे मान लो लिविंग लिख दें तो बताओ ये कोई टेंस बनेगा? नहीं बनेगा जी। आई आर लिविंग लिखेंगे तब भी नहीं बनेगा। और अगर हमने यहाँ पे आई लिव्स लिख दूं तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि आई वी दे यू के साथ एस या एस नहीं लगता है। ये सेंटेंस पूरा कैसे कंप्लीट होगा? जब यहाँ पे ये लिव जाएगा, आई लिव देयर, ठीक। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये देखो, इसी का उच्चारण में कोई चीज स्किप करके नहीं चलूंगा। लिव माने ही होता है रहना, रहना, रहना का मतलब जानते हो जी, निवास करना। तुरंत आपको मैं बताऊंगा कि इसी चीज को ड्वेल कहते हैं, इसी चीज को हम लोग अबाइड भी कहते हैं, इसी चीज को हम लोग रिजाइड भी कहते हैं, जिससे बना है रेजिडेंस, ठीक है ना। और इसी चीज को आप लोग कह सकते हैं इनहैबिट, ठीक, नोट करते चलो। और इसी शब्द को ध्यान देना, इसी का उच्चारण होता है, इसी का प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या होता है जी? लाइव भी होता है, जिसका मतलब होता है सजीव, क्या? सजीव, ठीक है ना। और इसी चीज को हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहते हैं सीधा। अब सीधा मतलब यहाँ टेढ़ा मेढ़ा वाला सीधा नहीं जी, मैं आपको सीधा पे कम से कम 10 से 15 शब्द अगली वीडियो में सिखाऊंगा, आप लोगों से ये कमिटमेंट करके जा रहा हूं, ठीक है ना आज, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा, एक एक शब्द को बता दूंगा कि सीधा शब्द आता क्या है, तो उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते क्या है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे लाइव टेलीकास्ट, अब उसको कोई लिव टेलीकास्ट नहीं पढ़ेगा, लिखा तो यही रहेगा वो, ठीक है ना। इसी को लिव पढ़ते हैं रहना के अर्थ में, और जब हम लोग सजीव और सीधा इस तरह से होता है तो हम लोग इसको लाइव पढ़ते हैं, ठीक। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लगातार मैं लाता रहूंगा, ताकि हम लोग कह लें एक पंथ दो काज होता रहे, हम लोग टेंस भी सीखते रहें
और साथ ही साथ अपनी वोकैब को भी इनरिच करते रहें, जैसा कि मैंने कल की वीडियो को कहा था कि टेंस कम वोकैब। ठीक है ना। ओके, आगे आप लोग ध्यान दीजिए जी जरा। देखो इसमें क्या सही होगा, द स्टार्स बाय नाइट। अब इसमें क्या हम कर दें, चलिए जी ध्यान देते हैं हम लोग। इसमें मान लो ए वाले को फिलअप कर लेते हैं। एक आप लोग आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए भी ये सब नया काम है ना। ओके, द स्टार बाय नाइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम उठा के यहाँ भर दें, क्लियर, साइंस कर दें, तो देखो जी ये प्लूरल है। ध्यान दो सभी लोग, ये प्लूरल नंबर है, और ये प्लूरल नंबर होता है तो कहीं यस या यस लगता है, बताओ जरा। क्या बताया गया है आप लोगों को कि अगर ये प्लूरल होगा तो यस या यस नहीं लगेगा। मोड ऑफ क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, यदि मैं 5 सवाल को समझा रहा हूं, 5 क्वेश्चन समझा रहा हूं, 50 भी समझाऊंगा तो 500 भी समझा दूंगा, और आप लोगों के अंदर एक मास्टरी आ जाएगी क्वेश्चन पे सीधा अटेम्प्ट करने का। ठीक है ना। ओके, ध्यान दीजिएगा। साइंस, अब ये क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे साइन को रख देंगे जी तो क्या होगा, तो अब ये सही हो जाएगा, यही वाला विकल्प आपका सही है। अगर है साइन करेंगे ये भी नहीं होगा, और अगर हम साइन कर देंगे जी तो ये आप अगर पास्ट इंडेफिनिट बनाने की चेष्टा करोगे तो अर्थ निकल जाएगा इसका कि तारे रात में चमकते थे, तो क्या अब नहीं चमकते हैं, ये नहीं हो सकता। अब यही बातें मैंने बताया कि जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं हम लोग उनको सिंपल प्रेजेंट में ही लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे सूरज पूरब में निकलता था नहीं होगा कभी, सूरज पूरब में निकलता है, क्योंकि पहले भी निकलता था, अब भी निकलता है और आगे भी निकलेगा। ठीक है ना, इस चीज को आप लोगों को समझना है। तो ये क्या हो गया, साइन हो गया। चलिए ये आप लोगों को हो गया। ठीक है ना। अब एक चीज आप यहाँ पे फिर हमारी बात को नोटिस करते जाओ। एक आप कॉपी और पेन लेके बैठा करो जी, हमेशा लिखते जाओ, अपनी वोकैब को इनरिच करते जाओ, धीरे धीरे कोशिश आगे बढ़ाते जाओ। बाय नाइट और एट नाइट में बहुत अंतर होता है जी। ठीक है ना, ये बात मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, वोकैब के सेक्शन में कहा हम लोग बाय नाइट। ठीक, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, हम लोग अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आप लोगों को पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट को और भी ज्यादा प्रश्नों के साथ हम लोग आगे भी मिलेंगे आपसे। ठीक है ना। तो आप सभी विद्यार्थी आप इसको बहुत धैर्य से देखिए, पढ़िए, और आप लोग इस चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपके 100% सलूशन के लिए बिल्कुल से संकल्पबद्ध हूं, और आपके लिए आगे भी मैं काम करता रहूंगा। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। साथियों हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है ना। ओके।